Hello students, in this video I am going to discuss some questions of your full course test 4, particularly those in which error probability is high. Also, in this video I will discuss better method of solving the questions. So let's start with the discussion. Yes, our first question is question number 2. The set this is equal to ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, राइट? तो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास मेथड क्या क्या है? यस, आवर मेथड इज फर्स्ट प्रॉपर्टीज, चूजिंग प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट की होती हैं, यूनियन की होती है, इंटरसेक्शन की होती है. फर्स्ट इज दिस. सेकेंड वन इज वेन डायग्राम एंड क्लास में एक और मेथड बताया गया है. यस, यूजिंग डिसजॉइंट सेट्स. ऑफ कोर्स वेन डायग्राम पे यूजिंग डिसजॉइंट सेट्स. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है. वेन डायग्राम पे जाएंगे तो भी लेंथी है, और अगर आप प्रॉपर्टी से ट्राई करेंगे उस पर भी झगड़ा है. तो यूज करेंगे डिसजॉइंट सेट्स का, ऑफ कोर्स वेन डायग्राम पे. तो मैं वेन डायग्राम बनाने जा रहा हूं. सेट ए, सेट बी एंड सेट सी. अब ऐसा करने से डिसजॉइंट पोर्शंस आपको नजर आ रहे हैं. एक तो आउटसाइड द रीजन है R1, ये बाहर वाला. इसके बाद ये R2, इसको R3, इसको R4, R5, R6, R7, R8. ये 8 रीजन्स हैं हमारे पास, राइट? अब सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा इसको. A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट. दिस इज बेसिकली A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A माइनस B. A माइनस B आपको दिख रहा होगा. A में से B के पोर्शन हटा दिए, R2 R3 को छोड़ के. तो R2 R3 को छोड़, ओहो, R2 और R5 को छोड़ के कौन से बचे? R1, R3, R4, R6, R7 एंड R8, राइट? तो ये मैंने रीजन्स लिख डाले. अब B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C की अगर मैं बात करूं तो B एंड C दोनों में कॉमन R6 एंड R7, R6, R7. अब हमें इन दोनों का क्या चाहिए था? यूनियन. मीन्स इन दोनों रीजन को अगर कंबाइन कर दो तो क्या मिलेगा आपको? यही सारा रीजन मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी R6 एंड R7 यहां प्रेजेंट है. तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, फुल कॉम्प्लीमेंट, यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये बन गया R1, R3, R4, R6, R7, R8. और ये पोर्शन क्या है? बेसिकली यही सेट है. तो आई कैन राइट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, फुल कॉम्प्लीमेंट. एंड जैसे ही इसका प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या आ जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं इफ ABC आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ध्यान रखना, ABC कैसे हैं? 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो आप बोलेंगे एम्प्टी. देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन A एंड B. सिमिलरली B intersection C is also empty and C intersection A is also empty. तीनों empty हैं. ये तो हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात. एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है. इट मीन्स A B C इन तीनों का यूनियन, A B C इन तीनों का यूनियन, इट विल एग्जॉस्ट द सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय द सिंबल S. इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A बताना है. सिंपल सी बात है. हम यहां से प्रोसीड करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1. अब
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का आपको फॉर्मूला आता है, वैसा ही होता है जैसा सेट थ्योरी में था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1 है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल टू 1। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, इसको तो रखूंगा ऐसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना है, वो तो यहां से दिख रहा है, ये दोनों इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इसकी जगह लिखा 3/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह लिखूंगा 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बात रही इन सब की प्रोबेबिलिटीज की, ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0, तो ये आ गया 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड तीनों के इंटरसेक्शन भी 0, तो दिस इंप्लाइज दिस इक्वल्स टू 1। अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप निकाल सकते हैं, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कहते हैं ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एमकॉट आर अरेंज्ड इन डिफरेंट पॉसिबल वेज, द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स इन विच no two vowels are adjacent to each other. No two vowels are adjacent to each other means no two vowels are together. इस तरह के सिचुएशन में सबसे पहले क्या करते हैं? Yes, सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करते थे, याद आ गया? कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? M, C and T. There are 3 consonants. 3 consonants को अरेंज करना है, taken all at a time. कितने डिफरेंट वेज? 3 factorial, right? ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ सच वे हमें देखना है, बाकी को अरेंज करेगा। अब जैसे एम सी टी को अरेंज कर दिया तो एक पॉसिबल अरेंजमेंट होगा एम टी सी, एक पॉसिबल अरेंजमेंट। अब सवाल है वॉवेल्स को कहां अरेंज करें? यस, यू गेस इट राइट, वॉवेल्स को अरेंज करेंगे यहां पर जो प्लेसेस हैं, यहां इन 4 जगहों पर हम वॉवेल्स को अरेंज करेंगे। अब प्लेस है 4, वॉवेल्स हैं 3, तो क्या करेंगे? सबसे पहले प्लेस चुनेंगे, तो 4 में से 3 प्लेस को चुनने के कितने डिफरेंट वेज? यस, 4 से 3। अब चुनने के बाद जैसे ये 3 प्लेस चुनेंगे, इन 3 जगह पर 3 वॉवेल को अरेंज करना है, टेकन ऑल एट ए टाइम। कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? यस, इसके करस्पॉन्डिंग 3 फैक्टोरियल। बस, अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर पाइए। हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें कह रहा है ये लिमिट इवेलुएट करो। अब यहां पर मॉडुलस फंक्शन है, मॉड लग गया ना, तो सीधा आप तो लगा नहीं सकते प्रॉपर्टी। इट मीन्स लिमिट ऑफ sin x by x एज x अप्रोच 0, वैल्यू तो पता है बट मॉड की वजह से ये नहीं लग रहा, तो क्या करना पड़ेगा? मॉड का इलाज। ठीक है, अब मॉड का इलाज कैसे होगा? तो मॉड की डेफिनेशन का यूज करेंगे, मॉड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन ऑफ एक्स वेन साइन एक्स इज लेस देन 0। बट मैं पूरा नहीं लिखूंगा, उसके लिए तो पूरी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। एक्स 0 को अप्रोच करा तो जस्ट 0 के नेबरहुड में चेक कर ले। यस, तो जब एक्स 0 से बड़ा है तो साइन एक्स आपका पॉजिटिव है, तो मॉडुलस ओपन विद पॉजिटिव साइन, सिंपल सी बात, क्लियर। एंड देन एक्स इज नेगेटिव, अब नेगेटिव है तो यहां पर क्या आएगा? माइनस ऑफ थीटा आएगा, माइनस बाहर आएगा, अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, मॉडुलस ओपन विद नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ साइन एक्स। ये क्लियर हो गया सबको? बस यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी तो काम कंप्लीट। अब 0 पे हमें लिमिट निकालना है, 0 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट अलग, राइट हैंड लिमिट अलग। चलिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देता हूं, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, मॉड ऑफ साइन x ओवर x
तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस मॉड की जगह कौन सा डेफिनेशन, जीरो से छोटे के लिए, ध्यान से जीरो से छोटे के लिए दूसरा डेफिनेशन है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स ओवर एक्स। अब माइनस का क्या मतलब, -1, तो बेसिकली ये माइनस जाएगा बाहर, और ये पूरी लिमिट आपको पता है कितनी होती है 1, तो ये आ गया 1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड मॉड ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स, लिमिट x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड मॉड ऑफ साइन एक्स या साइन एक्स इस डेफिनेशन से ओवर एक्स, ये लिमिट आ गई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, ओहो -4 दिया, ऐसी गलती मत करना, मेरे से हो गई, सॉरी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1, दोनों इक्वल है नहीं, आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बात हो रहा है लेंथ ऑफ 3 अनइक्वल एज ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मैंने बना दिया है, आर इन जीपी, वॉल्यूम दिया हुआ है 216 एंड टोटल सरफेस एरिया 252। तो लॉन्गेस्ट एज की बात कर रहा है, लॉन्गेस्ट एज मैंने एल माना है, एल बी एच दिए हुए जीपी में, ध्यान रखना। तो जीपी की टर्म्स को हम सपोज कर सकते हैं ए आर स्क्वायर। दूसरा तरीका भी है, क्यों दूसरे तरीके पे जा रहा हूं, बिकॉज वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच, ध्यान रखना एल बी एच इज 216, और ये तीनों एजेस किस में है, जीपी में है, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज गिवन। दैट इज वाई मैं सपोज करूंगा लेंथ को, लेंथ ऑफ अनइक्वल एजेस आर ए बाई आर, ए एंड ए आर। ठीक है जी, तो ध्यान रखना इसमें सारी चीजें पॉजिटिव ही आएंगी, नेगेटिव वाली कोई हो नहीं सकती। तो ए आर इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो एल को मान लिया ए आर, बी को मान लिया ए एंड एच को मान लिया ए बाई आर। क्लियर है बात, बस यहाँ वैल्यू प्लेस करते हैं, ये आ जाएगा ए आर इंटू ए बाई आर इक्वल टू 216, तो यहाँ से आ जाएगा A1 इक्वल ए क्यूब इक्वल टू 216 विच इज A इक्वल टू 6। ए आ गया, आर निकालना भी बाकी है। आर निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया है 252, टोटल सरफेस एरिया आपको पता है इसका क्या होता है, क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 252। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज प्लेस करते हैं, ये आ जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी, एल इंटू बी ए स्क्वायर आर, बी इंटू एच, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई आर प्लस एच एल, एच इंटू एल, ये ए से ए मल्टीप्लाई होगा, आर से आर कैंसिल, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 252। अब यहाँ पर ए की वैल्यू प्लेस कर दो, इनफैक्ट ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 2a स्क्वायर आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 इक्वल टू 252। ए स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करी 36, एक काम कर सकते हैं 72 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर -1 करना पड़ेगा, तो आप एक काम कर 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 इंटू आर प्लस 1 बाई आर प्लस 72 इक्वल टू 252, तो ये घट जाएगा उधर जाके, ये आ जाएगा आपके पास 180 एंड 72 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आर प्लस 1 बाई आर इक्वल टू आर प्लस 1 ओवर आर इक्वल टू आ जाएगा 36 के फैक्टर से कैंसिल 5/2, यहां से आर की एक वैल्यू मिलेगी 2 और दूसरी वैल्यू 1/2। देन आफ्टर लॉन्गेस्ट एज आप निकाल सकते हैं वेरी इजी। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें सबसे बेस्ट मेथड में डायरेक्टली डिस्कस कर रहा हूं, बाकी मेथड्स आप लोगों ने ट्राई किया होगा। बेस्ट मेथड है कन्वर्ट टू साइन एंड कॉस, तो ये साइन और कॉस में कन्वर्ट होकर के आ गया साइन 75 डिग्री ओवर कॉस 75 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री ओवर साइन 75 डिग्री। अब आप यहाँ पर एलसीएम कंसीडर कीजिए, तो साइन 75 इंटू कॉस 75, जानबूझ के मैंने साइन को पहले लिखा है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 75 माइनस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री एंड
अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। साइन स्क्वायर 75 माइनस कॉस स्क्वायर 75, हाँ फॉर्मूले होता है कॉस स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 75 में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यस, इसलिए माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 75 डिग्री, नीचे 2 साइन ए कॉस ए फॉर्मूला होता है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना, मल्टीप्लाई में ऊपर कर देता हूं, बस ये बन गया -2, ये बन जाएगा cos twice of this angle means 150 डिग्री डिवाइड बाय 2 sin a cos a which is sin 150 डिग्री। दोनों के वैल्यू पता है, प्लेस कीजिए, आंसर पाइए, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन असोसिएशन टाइप। दोनों स्टेटमेंट की करेक्टनेस पहले चेक करते हैं। तो कह रहे हैं 672 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, पढ़ते ही पता लग गया, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट कहता है n into n plus 1 into n plus 5 is multiple of 3 for all n which belongs to natural number, सभी n के लिए, मीन्स n equals to 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 100 के लिए, 2 करोड़ के लिए, सबके लिए चेक करना है। तो सबके लिए चेक कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ध्यान से सुनिए। आप कोई भी नेचुरल नंबर कंसीडर करो, मल्टीपल ऑफ 3 अगर चेक करना है तो या तो नंबर को 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, या जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है जी। यही 3 टाइप के नंबर होंगे और कोई नंबर होगा नहीं। मीन्स एवरी नेचुरल नंबर या तो n होगा 3 के टाइप का, और n या तो होगा 3k प्लस 1 टाइप का, और n होगा 3k प्लस 2 टाइप का। इसके अलावा कोई और टाइप हो नहीं सकती, या तो रिमाइंडर 0 या 1 या 2, ठीक है जी। तो हमें हर नंबर के लिए ट्राई करना है। तो सबसे पहले n को 3 के पुट करके देखते हैं। तो 3 के पुट किया यहाँ पर, तो ये आ गया 3k प्लस 1, यहाँ पुट किया तो ये आ गया हमारे पास 3k प्लस 5। अब जरा ध्यान से देखिए, जब n को आपने 3 के पुट किया तो इन सभी में से अगर 3 कॉमन आ जाएगा तो मान जाओगे 3 का मल्टीपल है, यस। तो ध्यान से देखो, k एक नेचुरल नंबर, तो ये सारा नंबर में से 3 क्या आ गया कॉमन, मीन्स ये 3 का मल्टीपल है। तो इसके लिए तो ये नंबर 3 का मल्टीपल हो गया। अब इस टाइप के नंबर के लिए चेकिंग करते हैं। तो n की जगह रखा 3k प्लस 1 यहाँ पे, तो यह आ गया 3k प्लस 1, यहां रखेंगे तो 3k प्लस 1 प्लस 1 3k प्लस 2, यहां रखेंगे 3k प्लस 1 प्लस 5 विच इज 3k प्लस 6। अब इसमें से 3 कॉमन आ जाए तो बात बनेगी, क्या 3 कॉमन आ रहा है, आंसर यस। यहां से तो इसमें से 3 कॉमन लिया तो बन गया 3, यहां पर आ गया 3k प्लस 1, यहां पर आ गया 3k प्लस 2, और यहां पर आ गया क्या k प्लस 2। तो सभी में से 3 कॉमन आ चुका है, मीन्स ये नंबर 3 का मल्टीपल है। तो n इक्वल टू 3k प्लस 1 के लिए भी 3 का मल्टीपल चेक हो गया। सिमिलरली 3k प्लस 2 के लिए ट्राई करेंगे, तो रखा 3k प्लस 2 यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3k प्लस 3 एंड 3k प्लस 2 रखा, प्लस 2 प्लस 7 आ जाएगा, 3k प्लस 2 प्लस 5 3k प्लस 1, और इस समय से 3 का आ जाएगा कॉमन, 3 इंटू 3k प्लस 2, 3k प्लस 3 में से 3 कॉमन ले चुके हैं तो k प्लस 1 एंड 3k प्लस 7, सभी में से 3 कॉमन आ चुका है। तो इन नंबर्स के लिए भी ये 3 का मल्टीपल है। इट मीन्स जो मर्जी आप नेचुरल नंबर कंसीडर करो, ये हमेशा 3 का मल्टीपल होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अब सवाल रह गया, क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आप 672 को इस तरीके से लिख पाओ, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5 इस फॉर्म में लिख पाओ फॉर सम n, तो बात कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे लिखने के लिए क्या करेंगे आप, इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, या ऐसा n गिनती करके ढूंढ लो। तो जब आप लिखोगे तो n इक्वल्स टू 7 के लिए
n इक्वल टू 7 के लिए आ जाएगा 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 5। क्लियर है? मीन्स इस नंबर को आप इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं। दिस मीन्स स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। देयरफॉर एज पर गिवन गाइडलाइंस आंसर इज ऑप्शन सी। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है रेशियो इन विच एक्सवाई प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस टू लाइन इन द रेशियो 3:5। इसकी चेकिंग के लिए अब इस प्लेन ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है, मीन्स इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है। लेट द रेशियो इज k:1। तो P पॉइंट के लिए क्या खास बात होगी, XY प्लेन में है तो P पॉइंट का कुछ x कोऑर्डिनेट आएगा, कुछ y कोऑर्डिनेट, और z कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस z कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। k इंटू -5 तो -5k, 1 इंटू 3 तो यह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से k निकालोगे तो आ जाएगा 3/5। इट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 सीधा सीधा दिख रहा है ये ट्रू है। अब हमें ये चेक करना है क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो ध्यान से सुना मेरी बात। स्टेटमेंट 2 कह रहा है एनी पॉइंट इन XY प्लेन A, B, 0 टाइप का होगा। अब स्टेटमेंट 1 में बात क्या हो रही है कि XY प्लेन डिवाइड करा इन द रेशियो 3:1। यहां रेशियो को ये वाला चीज एक्सप्लेन करेक्टली नहीं कर रहा। दैट इज वाई स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में कहता है अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन। प्रोबेबिलिटी निकालना है द लेटर इज वॉवेल। अब ध्यान सुनो, यहां पर वॉवेल्स हैं A, I, O। ध्यान से देखिए यहां पर लेटर्स सभी के चुनने के सेम वेज नहीं है, अलग अलग है। बिकॉज ए यहां पर 3 बारी आ रहा है, एस यहां पर 4 बारी है, तो अलग अलग लेटर्स अलग अलग रेशियोज में आ रहे हैं। सो ऑल द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। सो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में आ जाएगा हमारे पास लेटर्स जो चुनेंगे। तो लेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, A, S, I, N, T, O। अब हमने इवेंट मान लिया, जो लेटर्स क्या होने चाहिए, लेटर्स इज अ वॉवेल। तो वॉवेल कौन कौन सा है, A, I, O। तो सेट कंटेनिंग A, I, O। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है E का, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ I प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ O। यहां पर मैंने कौन सा अप्रोच यूज किया, एक्सियोमेटिक अप्रोच, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A, I, O सब निकालना पड़ेगा आपको। वो दिख रहा है कि सारे के सारे आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है, तो हम हर एक आउटकम को प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे असाइन करते हैं, यस याद आ रहा है, ठीक है, चलो। उसी रेशियो में डिवाइड होगा जिस रेशियो में नंबर है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, ध्यान रखना। तो A आ रहा है 3 बारी, 1, 2, 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3 रेशियो में डिवाइड होगी। S आ रहा है 4 टाइम्स, तो 4 रेशियो में डिवाइड होएगा। I आ रहा है 2 बारी, तो इसकी रेशियो 2 रेशियो में। N आ रहा है 2 बार, तो 2K। T आ रहा है 1 बार, तो K, एंड O आ रहा है 1 बार, तो K। अब इन सभी का सम कितना होना चाहिए, 1। तो 3 + 4 7 + 2 9 + 2 11 12 13। So I can write 13K = 1, so K = 1/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हो जाएगा, 3/13। बाकी लिख सकते हैं, बट मुझे रिक्वायरमेंट तो A की है, I की, O की है, तो I की हो जाएगी सीधा 2/13 एंड O की हो जाएगी 1/13। तो यहाँ पुट किया 3/13, 2/13 एंड 1/13। सो आंसर इज 6/13। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ये प्रूव दैट करने वाला छोटा सवाल, बट इसमें एक खास बात है, ध्यान रखना।
इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका ऑब्जर्वेशन का है। ऑब्जर्वेशन क्या, वो देखिए ध्यान से। यहाँ पर टेंजेंट्स के प्रोडक्ट हैं और यहाँ टेंजेंट के सम और डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल में क्या रहा, 3x 2x x, 3x 2x x। ऑब्जर्वेशन कुछ मिला? यस, यू कैन राइट 2x plus x is equal to 3x। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बस अब सबके टेंजेंट सही है, तो ये दोनों एंगल सेम है, तो इनके टेंजेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल। अब यहां पर आप टेंजेंट ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, तो आ जाएगा tan 2x प्लस tan x होल अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 3x इंटू टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x। अब आपको इधर प्रोडक्ट चाहिए, इधर सम और डिफरेंस, तो प्रोडक्ट इधर है, सबकी साइड चेंज और इनकी साइड चेंज, तो ये आ जाएगा आपके पास टेंजेंट 3x इंटू टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 2x माइनस टेंजेंट x, हेंस प्रूव। तो ध्यान रखना इसमें स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ये लिमिट निकालना है। लिमिट निकालने में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, फॉर्म। तो एज x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 न्यूमरेटर विल अप्रोच टू 0, डिनोमिनेटर विल आल्सो अप्रोच टू 0। तो ये फॉर्म है 0/0 फॉर्म। तो प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, लिमिट ऑफ न्यूमरेटर लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर आप नहीं लगा सकते। तो चूंकि ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है तो ट्रिग्नोमेट्री वाले रिजल्ट पे चलते हैं। तो रिजल्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x ओवर x इक्वल टू 1। अब ये रिजल्ट लगाने के लिए वेरिएबल किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को। यहां वेरिएबल किसको अप्रोच करें, पाई बाई 2 को। क्या करते हैं, यस, नया वेरिएबल मानते हैं। तो लेट x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू h एज x अप्रोचेस पाई बाई 2, x पाई बाई 2 की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा। तब सवाल को नए वेरिएबल में लिख लेते हैं। नए वेरिएबल में आ जाएगा h अप्रोचेस 0 टेंजेंट ऑफ 2 इंटू x की जगह रखा पाई बाई 2 प्लस h और x माइनस पाई बाई 2 की जगह h। ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस 0 टेंजेंट ऑफ पाई प्लस 2h होल ओवर h। ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस 0 tan ऑफ पाई प्लस थीटा विच इज tan थीटा ओवर h। अब उस रिजल्ट जैसा बन चुका है, बट ध्यान रहे जो एंगल यहां वही नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 यहां 2 गया बाहर। अब रिजल्ट लगाने के लिए एज h अप्रोचेस 0 2h ऑल्सो अप्रोच 0। अब यहां पर बन गया वो रिजल्ट, ये आ गया 2 इंटू इसकी लिमिट 1। आंसर इज 2, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट है हमें इस फंक्शन का रेंज डोमेन निकालना है। तो डोमेन का मतलब वो x की सारी वैल्यू जिसके लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाए, वैलिड। तो ये फॉर्मूला वैलिड करने के लिए क्या देखिए, नीचे स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो स्क्वायर रूट वाली चीज का वैल्यू होती है जब क्वांटिटी इनसाइड द स्क्वायर रूट जेंट ऑफ x स्क्वायर माइनस जेंट ऑफ x माइनस 6, क्वांटिटी इनसाइड द स्क्वायर रूट क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। एंड जेंट ऑफ x स्क्वायर माइनस जेंट ऑफ x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। दोनों को क्लब करेंगे तो आ जाएगा जेंट ऑफ x स्क्वायर माइनस जेंट ऑफ x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब ये जेंट में क्वाड्रेटिक है तो पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट जेंट ऑफ x इक्वल टू t, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इसके बन गया फैक्टर्स t माइनस 3 t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करोगे स्प्लिट पॉइंट मेथड से, वेविकर मेथड से, ठीक है, या साइन स्कीम से, तो आ जाएगा t ग्रेटर देन 3 और t लेस देन माइनस 2। इसका मतलब हो गया जेंट ऑफ x होना चाहिए माइनस 2 से छोटा और जेंट ऑफ x होना चाहिए 3 से बड़ा, ठीक है जी। अब जेंट ऑफ x लेस देन माइनस 2 का क्या मतलब है, ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूं मैं। जेंट ऑफ x माइनस 2 का क्या मतलब है,
जिंट हमेशा ही इंटीजर होता है, तो ऐसे इंटीजर जो -2 से छोटे हों, तो ऐसे इंटीजर्स कौन कौन से हैं जो -2 से छोटे हैं? वो है -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये सारे हैं। अब सोचते हैं जिंट ऑफ x -3 कब होगा? जिंट ऑफ x -3 कब होगा, जल्दी बताओ। नंबर लाइन से देख लो या ग्राफ से देख लो। तो x आएगा -3 से -2 के बीच में। ठीक है जी, ये -3 लिखा मैंने, अगर विजिबल नहीं है मैं रिपीट करता हूँ, -3 लिखा। जिंट ऑफ x -4 कब होगा? जब x क्या हो? -4 से -3 के बीच में। -5 कब होगा? जब -5 से -4 के बीच में एंड सो ऑन। ठीक है जी, दिस तो इन सब का क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो जिंट ऑफ x या तो -3 हो या -4 या -5 हो, सबको सेटिस्फाई करेगा। या बोल रहा हूँ बीच में क्या आ रहा है, और इसके बीच में क्या आएगा, और मतलब इन सबका क्या करेंगे आप? यूनियन करोगे तो x क्या आएगा? -2 से -3, -3 से -4, -4 से -5 एंड सो ऑन। बेसिकली x आ जाएगा लेस देन -2। समझ में आई ये चीज? जिनको समझ में आया वो इनको नंबर लाइन बना के यूनियन करके देखो। अब ऑन द सेम लाइन आप इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे ये जो नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है। अब प्योरली इमेजिनरी है, इसका यूज करने का दो तरीका है। या तो इसको आप सपोज कीजिए बी आयोटा टाइप में, 0 + बी आयोटा, या आप प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए। अ नंबर इज प्योरली इमेजिनरी देन its conjugate is equal to negative of the number। याद आया प्रॉपर्टी? गुड। तो उसी प्रॉपर्टी से लिखेंगे z - 1 over z + 1 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ z - 1 over z + 1। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से कॉन्जुगेट ऑफ कोशेंट इज सेम एज कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर ओवर कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं -z + 1 over z + 1। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी फिर से, कॉन्जुगेट ऑफ डिफरेंस अप टू कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट माइनस कॉन्जुगेट ऑफ सेकंड, कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट प्लस कॉन्जुगेट ऑफ सेकंड। अब 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होगा, 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा z कॉन्जुगेट -1 इंटू z + 1 इक्वल टू z कॉन्जुगेट +1 इंटू -z + 1। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। एंड z कॉन्जुगेट क्या होता है? ये होता है बेसिकली मॉड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस मींस मॉड z इक्वल टू 1। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। ये 5 मार्क क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस सवाल में हमें एक फंक्शन दे रखा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। f(1) की वैल्यू दे रखी है 3, और हमें यहां से दे रखा है समेशन ऑफ f(x) एज x अप्रोचेस 1 to n इक्वल टू 120। तो हमें वैल्यू ऑफ क्या निकालना है? n निकालने के लिए n सिर्फ यहां आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो इसी का यूज करूंगा। समेशन ऑफ f(x), इसका मतलब है x को जब आप 1 रखोगे तो ये मिलेगा आपको f(1), 2 रखोगे तो मिलेगा f(2), 3 रखोगे तो मिलेगा f(3) एंड सो ऑन, n रखोगे तो मिलेगा f(n)। इन सभी का सम ये दे रखा है 120। अब इसमें से f(1) हमें दे रखा है 3। सवाल है f(2) नहीं पता, f(2) निकालना पड़ेगा। अब f(2) निकालने के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालना है। क्या फंक्शन के बारे में कुछ दिया हुआ है? यस, फंक्शन के बारे में ये चीज दिया हुआ है। क्या? f(x) + y इक्वल टू f(x) into f(y) for all x y belonging to natural number। मींस x और y को कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकता है। तो ये सोचो 2 निकालने के लिए, f(2) निकालने के लिए x को y को क्या पुट करें? बिल्कुल सही, x को 1, y को 1 पुट कीजिए, तो आ जाएगा f(1 + 1 इक्वल टू f(1 into f(1), which implies f(2) इक्वल टू
एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन इज 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2 मिल गया 3 का स्क्वायर। चलिए एफ ऑफ 3 निकालो, उसके लिए क्या पुट करोगे, x को 1, y को 2, तो एफ ऑफ 1 प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज 3 इंटू 2, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, तो एफ ऑफ 3 आ गया 3 का क्यूब। एंड दिस पैटर्न कंटिन्यूज, ये चलता रहेगा, जब चलता रहेगा तो डायरेक्टली एफ ऑफ एन की वैल्यू बता दो। हाँ, एफ ऑफ 1 में 3 की पावर 1 है, एफ ऑफ 2 में 3 की पावर 2, एफ ऑफ 3 में 3 की पावर 3, तो एफ ऑफ एन में 3 की पावर एन इक्वल टू 120। अब ये बन गया एक जीपी। बोलो इसका सम कर लोगे, आता है फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूं। अगर किसी को फर्दर इसके आगे सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है पीडीएफ सॉल्यूशन ऑफ कोर्स एंड अलोंग विद क्वेश्चन पेपर, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट है पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 में एक एल्गोरिथम के बारे में बात हो रही है, जो कि ट्रेंडिंग से ऊपर बात हो रही है, उस पर ट्रेंड। तो उस पर देखा गया कि जो पैराबोलिक, वो जो ट्रेंड है एल्गोरिथम का, वो पैराबोलिक ट्रेंड है। उसके लिए ग्राफ दिया हुआ था पॉइंट्स, तो मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। तो कह रहा है इस इंफॉर्मेशन के बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ट्रेंड, दूसरे में डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ द ट्रेंड कर्व, एंड लास्ट में के की वैल्यू। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन इज ओवर व्हेन, जब इस पैराबोलिक कर्व की हमारे पास क्या आ जाए, इक्वेशन। एंड हम देख पा रहे हैं कि ये जो पैराबोलिक कर्व है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका वर्टेक्स ऑरिजिन पे नहीं होगा, 0,3 पे है। तो हम तो इक्वेशन लिखना चाहते हैं किसका, स्टैंडर्ड का। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए मैंने ऑरिजिन को यहां शिफ्ट कर दिया और यहां पर बना दी एक्स एक्सिस। तो नया है इसीलिए कैपिटल एक्स लिखा और इसको रखा सिमेट्री को वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब जब मैंने ओरिजिन को यहां शिफ्ट किया है तो h की वैल्यू आ गई 0 एंड k की वैल्यू आ गई 3। रिलेशनशिप बिटवीन ओल्ड कोऑर्डिनेट एंड न्यू कोऑर्डिनेट में क्या जाएगा, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस h, कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस k। ध्यान रखना है ये रिलेशन। तो इस पैराबोला की इक्वेशन नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाएगी, कैपिटल X स्क्वायर इक्वल टू 4ay। वंस a की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन आ गया। a की वैल्यू निकालने के लिए हमें पैराबोला के ऊपर पॉइंट्स पता है, मैं किसी भी पॉइंट का यूज कर सकता हूँ, इसका भी कर सकता है, इसका भी कर सकता हूँ। तो इसका यूज कर लेते हैं। ओल्ड कोऑर्डिनेट में इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2,5। हमें तो न्यू कोऑर्डिनेट में चाहिए, तो हम लिखते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट में 2,5 है, न्यू कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा, यही। उसके लिए चाहिए रिलेशनशिप ये रहा, कैपिटल X इज इक्वल टू ओल्ड X माइनस H की जगह पे 0, एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू ओल्ड Y मीन्स स्मॉल y माइनस k विच इज 3। तो नया कोऑर्डिनेट बन गया 2,2 और ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करता है, इसीलिए आ जाएगा। x की जगह पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई की जगह पे 2, a आ गया हमारे पास 1/2। तो इक्वेशन में वापस पुट किया तो इक्वेशन आ गई x स्क्वायर इक्वल टू हाफ, यहां पुट करते ही ये कैंसिल होगा तो 2y। ये आ गया इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इन न्यू कोऑर्डिनेट्स। ओल्ड में क्या होगा, ओल्ड के लिए हमें इस रिलेशन का यूज करना पड़ेगा, कैपिटल X की जगह स्मॉल x माइनस h, स्मॉल x माइनस h की जगह 0 स्क्वायर 2 इंटू कैपिटल Y की जगह स्मॉल y माइनस k, k की जगह पे 3। तो ये बन गया x स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 6। दिस इज इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास ये आ गया।
सेकेंड पार्ट में कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो वर्टेक्स ये रहा, फोकस कहां होगा, ए यूनिट ऊपर। अब जब हमने शिफ्टिंग करी, क्या ये डिस्टेंस चेंज होगा कभी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी चेंज ऑफ ओरिजिन पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो सेकेंड पार्ट का आंसर डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, ये अभी भी क्या होगा, ए के बराबर, विच इज इक्वल टू 1/2, राइट। एंड द थर्ड पार्ट में कह रहा है के की वैल्यू, के की वैल्यू निकालने के लिए क्या पता है, 3, लाइज ऑन दिस, 3, कहीं लाई कर रहा है इसके ऊपर, ये पॉइंट है 3, 3, लाइज ऑन दिस मीन्स 3, इसकी इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई। आई कैन राइट 3, लाइज ऑन x² इक्वल्स टू 2y - 6। तो x की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू k - 6। तो k की वैल्यू आई 9 + 6 15/2, 15/2 इज आंसर। ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पैराग्राफ 3। पूरा पैराग्राफ मैंने नहीं लिखा है क्योंकि पूरे पैराग्राफ में बात हुई है कोवर्ट ऑपरेशन से रिलेटेड। इंडियन एजेंसी एक टीम बनाना चाहती है 5 मेंबर्स का, out of 10 male and 10 female brides of the nation to send them Nepal for covert operations। तो बेसिकली 5 मेंबर्स की टीम बनानी है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं हाउ मेनी वेज अ टीम इज चूजन विद एटलीस्ट 3 मेल ब्राइड्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं। एटलीस्ट 3 मेल ब्राइड्स का मतलब एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 5, कम से कम 3, उससे आप चुन नहीं सकते। तो 3 मेल एंड रिमेनिंग 2 कहां से आएंगे, 2 फीमेल, और 3 मेल वाले तो कम हो गए, एग्जैक्टली 4 मेल एंड 1 फीमेल। और क्या होगा कि एग्जैक्टली 5 के 5 क्या हो, मेल ही हो एंड नो फीमेल। अब टीम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सन को चूज करना पड़ेगा, उनकी ऑर्डरिंग मैटर नहीं करेगी। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन सिलेक्शन का है। तो 3 मेल एंड 2 फीमेल का एक टीम बनाने के कितने डिफरेंट वेज होंगे, उतने ही वे जितने वेज में 3 मेल एंड 2 फीमेल को चूज कर सकते हैं। तो 10 मेल में से 3 मेल को चुनने के 10C3 वे, कॉरेस्पॉन्डिंगली 2 फीमेल को चुनने के 10C2 वे, 4 मेल को चुनने के 10C4 इंटू 10C1 एंड 5 मेल को चुनने के 10C5। अब या तो टीम ऐसे बनेगा या ऐसे या ऐसे, मीन या तो उस पर 3 मेल 2 फीमेल 4 फीमेल 1 मेल या 5 मेल हो। दिस 3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस, सो इनको ऐड करेंगे, वी विल गेट द आंसर। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यहां से आ गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। इन हाउ मेनी वेज अ टीम इंक्लूडिंग 1 कैप्टन टू लीड द टीम कैन बी चूजन। अब हमें क्या करना है, चुनना है टीम विद कैप्टन। टीम में सबसे पहले 5 मेंबर होने चाहिए एंड 5 में से किसी को भी आप कैप्टन बना सकते हो, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम टीम बना लेते हैं। तो टीम बनाने के लिए चाहिए हमें कितने, 5 मेंबर्स, किसमें से 10 मेल 10 फीमेल में से। अब इसमें कुछ नहीं कहा हुआ, देयर इज नो कंडीशन ऑफ फॉर्मिंग द टीम। तो 20 में से किसी भी 5 को चुन के आप टीम बना सकते हो। ये बात समझ आ गई। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग अ टीम इज 20C5। अब ऐसा करने से 5 मेंबर हमारे पास इकट्ठे हो गए। अब मुझे क्या चुनना है, कैप्टन। टीम तो चुन लिया विद कैप्टन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब कैप्टन बनाना है। आई हैव 5 पीपल, 5 में से कैप्टन चुनना है। तो 5 में से किसी एक को चुन सकता हूं मैं एज ए कैप्टन। तो कितने वेज में कैप्टन चुन सकते हैं, 5C1 कॉरेस्पॉन्डिंगली 5C। सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ।
जरा ध्यान से पढ़िए क्या कह रहे हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज अ टीम इज चूजन अंडर द कंडीशन दैट, कंडीशन क्या है, इफ आकाश इज चूजन देन भव्य मस्ट बी चूजन। अगर आकाश चुना गया तो भव्य को चुनना ही पड़ेगा। तो टीम बनाते वक्त ऐसा भी तो हो सकता है कि आकाश टीम में हो या आकाश को टीम में ना रखें। ये बात समझ आई? यस। तो होगा टीम इन विच आकाश इज प्रेजेंट और आकाश इज नॉट प्रेजेंट। इफ आकाश इज प्रेजेंट मीन्स आकाश को चुन लिया गया। इफ आकाश इज चोजन देन भव्य मस्ट बी चोजन, देन भव्य मस्ट बी चोजन। और सेकेंड पार्ट में आकाश इज नॉट चोजन, आकाश को नहीं चुना गया, आकाश प्रेजेंट है टीम में। उस केस में भव्य के ऊपर क्या कंडीशन दिया हुआ सवाल के अंदर? देयर इज नो कंडीशन ऑन भव्य। गुड, there is no condition on Bhavya. Points to be noted. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बस अब यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों केस में काउंटिंग कीजिए और आंसर निकालिए। चलिए फर्स्ट केस की काउंटिंग करते हैं। आकाश इज प्रेजेंट एंड भव्या इज प्रेजेंट। तो टीम बनाने के लिए चाहिए थे 5 मेंबर्स, उसमें से 2 मेंबर ऑलरेडी आ चुके हैं। दोनों को रखने का एक ही तरीका है, रखना ही पड़ेगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें और कितने लोग चाहिए? 3 लोग और चाहिए। अब 3 लोग और कहां से लाएंगे? रिमेनिंग में से। आकाश आ गया एक मेल, भव्य आ गया एक फीमेल, तो टोटल कितने बच गए हमारे पास? 18%। अब 18 में से और कितने की रिक्वायरमेंट है? 3 की। कितने वेज में चुन सकते हैं? 18 3। तो इतने डिफरेंट वेज में टीम बनेगा जिसमें आकाश प्रेजेंट होगा, एंड आकाश प्रेजेंट तो भव्य प्रेजेंट है। चलिए अब बात करते हैं जब आकाश नहीं है, आकाश को भगा दिया, तो मेल कितने बच गए आपके पास? मेल अब हो गया आपके पास 9, एंड फीमेल अब कितने हो गए? देयर इज नो कंडीशन ऑन भव्या मीन्स फीमेल अभी भी आपके पास 10 ही है। तो टोटल हो गए 19। 19 में से क्या करना है? 5 का टीम। कितने वेज बना सकते हैं? 19 3। अब या तो टीम ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, तो दोनों को क्या करेंगे हम? ऐड। तो आंसर आएगा 18C3 प्लस 19C5। ठीक है? सो रिवाइज द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली। यस, दैट्स ऑल फ्रॉम पेपर डिस्कशन। And if you want complete solutions of the full course test number 4, then it is attached in the description. You can download it and check it. All the best for your school exam. Thank you.